स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी एक स्टेप अहेड एब्सोल्यूट लायबिलिटी हम लोग समझेंगे आज के ही सेशन में। उससे पहले हमें ब्रॉड डिवीजन पता होना चाहिए कि हम टॉर्ट को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलती नहीं भी करी है तो भी आपकी लायबिलिटी अराइज होगी। गलती ऐसे नहीं होगी जैसे वो कहें कि अरे मैंने पूरी सावधानी बरती थी, मैंने उसको पिंजरे में रखा हुआ था, वो पिंजरा तोड़ के निकल आया। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नेक्सस 2.0 बैच। आई एम योर लॉ मेंटर इसरा खान एंड आई हार्टली वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के सेशन के अंदर हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एज वेल एज एब्सोल्यूट लायबिलिटी। सो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, ये कॉन्सेप्ट आपके क्लैट, एलेट, ओलेट सभी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से पढ़ना है अपने को और अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है ताकि क्लैट हो चाहे एलेट हो चाहे आपके एनएलयू मिलने के बाद कोई भी एग्जाम हो, आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, एकदम धुआंधार होना चाहिए और आपके ब्रेन में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स ना बचे, ऐसी मेरी कामना है। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट ऑफ विद टुडेज टॉपिक। आज हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम कैसे पढ़ेंगे? वी विल अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट बाय वे ऑफ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने वाले हैं क्या होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, उसके एसेंशियल्स को देखने वाले हैं। उसके साथ ही साथ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बाद हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे दैट इज ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से भी एक स्टेप अहेड एब्सोल्यूट लायबिलिटी हम लोग समझेंगे आज के ही सेशन में। और हम यहाँ पे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का लैंडमार्क केस देखेंगे जहाँ पे इंडिया में एब्सोल्यूट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को ले डाउन किया गया, उसका ओरिजिन हुआ और उसका एवोल्यूशन हुआ बाय द एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी लैंडमार्क। तो बात करते हैं अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की, उससे पहले हमें ब्रॉड डिवीजन पता होना चाहिए कि हम टॉर्ट को किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कुछ होते हैं इंटेंशनल टॉर्ट्स, कुछ होते हैं नेग्लिजेंट टॉर्ट्स और कुछ होते हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स। When we talk about this three broad division, जब हम बात करते हैं इंटेंशनल टॉर्ट्स की तो यूजुअली इसमें कुछ ऐसे मैटर्स आते हैं जो कहीं ना कहीं क्राइम में भी डील किए जाते हैं, जैसे कि आपका असॉल्ट क्राइम में भी है, टॉर्ट में भी है, जैसे कि आपका डिफेमेशन क्राइम में भी है, टॉर्ट में भी है। तो इंटेंशनल टॉर्ट्स तो चलिए हम डिफेमेशन, असॉल्ट वगैरह वैसे भी कवर करने वाले हैं अपने नेक्सस 2.0 बैच के अंदर। नेग्लिजेंट एक्ट से जो अराइज होने वाले टॉर्ट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नेग्लिजेंस, दैट इज द ब्रीच ऑफ अ लीगल ड्यूटी टू टेक केयर, वेर इन वी स्टडीड द लैंडमार्क केस ऑफ डोनूग वर्सेस स्टीवेंसन, पढ़ा हम लोगों ने। केयरलेसनेस से अराइज होते हैं ये नेग्लिजेंट टॉर्ट्स। और वहीं पे जो हमारी थर्ड कैटेगरी है या थर्ड जो ब्रॉड डिवीजन है टॉर्ट्स का, वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स, जो अराइज होते हैं, जो निकल के आते हैं फ्रॉम नो फॉल्ट लायबिलिटी। यानी कि आपकी अगर मान के चलिए कोई गलती नहीं है, अगर आपने कोई गलती नहीं भी करी है तो भी आपकी लायबिलिटी अराइज होगी। इंटेंशन जहां पे है, आपने इंटेंशनली अगर किसी पर्सन को असॉल्ट किया है या डिफेम किया है, यानी कि आपका फॉल्ट है, यानी कि आपका फॉल्ट है। वहीं पे अगर हम लोग नेग्लिजेंस की बात करते हैं तो वहां पे जब हम देखते हैं तो वहां पे भी हमें फॉल्ट निकल के आता है, समझ में आया। लेकिन जब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई फॉल्ट ना होने के बाद भी हमारी लायबिलिटी किस लिए, डैमेजेस पे करने की राइज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान के चलो तुम अपने घर में एक बहुत खूंखार जानवर, चीता, शेर, टाइगर, लायन, आप ऐसे जानवर रख रहे हो। अब इस जानवर को आपसे मान के चलिए वो रूबरू हो गया, आपके साथ वो नॉर्मल हो गया, बट व्हाट अबाउट द पब्लिक एट लार्ज, जब वो बाहर निकलेगा, जिसका उसको एक्सपोजर मिलने वाला है, वो कैसे रिएक्ट करेगा, क्या उसकी गारंटी आपकी है? अगर आप ऐसी कोई भी डेंजरस चीज को अपने पास रख रहे हो,
लॉ ये कहता है कि आपको उसके लिए स्ट्रिक्टली लायबल ठहराया जाएगा। आपकी गलती ना हो उसके बाद भी। अब मैम उसकी गलती कैसे नहीं होगी? गलती ऐसे नहीं होगी जैसे वो कहें कि अरे मैंने पूरी सावधानी बरती थी, मैंने उसको पिंजरे में रखा हुआ था, वो पिंजरा तोड़ के निकल आया। लॉ कहता है उसके बाद भी आपकी लायबिलिटी होगी। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपका फॉल्ट हो या ना हो, उसके बाद भी आपकी लायबिलिटी होगी, क्योंकि ये ऐसे खतरनाक टॉर्च होते हैं, ऐसे खतरनाक टॉर्च जिसके लिए आप शायद किसी को भी जवाब ना दे पाए। तो ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया ऑफ खूंखार जानवर। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो मान के चलो अगर कोई भी डेंजरस एक्टिविटी चल रही है, या कोई भी डेंजरस एक्टिविटी, कोई भी ऐसी डेंजरस इंडस्ट्री है जिस केमिकल्स और ऐसे फ्यूम्स में इन्वॉल्व है, तो उसको रोका कैसे जाए, या उसको रोका जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट के एंगल से, गवर्नमेंट के एस्पेक्ट में बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। अब एक चीज आपको ध्यान ये रखनी है कि ये जो डेंजरस एक्टिविटी होती है, आपने देखा होगा कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं, देयर आर मेनी सच इंडस्ट्रीज जो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि उनकी फैक्ट्री होती है, जिसमें पटाखों की फैक्ट्री की बात कर लीजिए, कितने सारे ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिनकी जान खतरे में होती है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हम सबको याद है। तो सरकार के पास, लॉ के पास क्या ऑप्शन होता है? सबसे पहले कि उस एक्टिविटी को रोक दिया जाए, उस एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए। पहले तो यही कर दो कि उस एक्टिविटी को रोक दिया, हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया। सरकार यहाँ पे अलाउ करती है अगर ऐसी किसी भी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को, तो वो यहाँ पे या तो करेगी, किस लिए, स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे किया जाता है फॉर द सेक ऑफ यूटिलिटी। हमारे देश की इकोनॉमी के लिए वो इंडस्ट्री बहुत जरूरी है, पैसा आता है उससे बहुत, तो सरकार अलाउ कर देती है। आप जो कहते हो मैम सैंक्शन कैसे मिलेगा, ऐसे हजार्डस एक्टिविटीज के लिए, डेंजरस एक्टिविटीज के लिए मिलता है, फॉर द सेक ऑफ यूटिलिटी, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सरकार, गवर्नमेंट, लॉ, पार्लियामेंट कहता है कि तुम्हें ऐसी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व रहना है, तुम्हें ऐसे काम करना है, तुम करो, लेकिन अगर कोई हादसा होगा, अगर कोई एक्सीडेंट होगा, तो तुम्हें लायबल ठहराया जाएगा, इवन विदाउट लायबिलिटी, इवन विदाउट फॉल्ट आपकी लायबिलिटी निकल के आएगी। इस रेशियो पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गवर्नमेंट जो है वो अलाउ कर देती है। तो आपको याद रखना है कि डेंजरस एक्टिविटी को आप या तो मना कर दो या तो प्रोहिबिट कर दो। कई बार सरकार अलाउ करती है, रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक एंगल देख के, यूटिलिटी का एंगल देख के सरकार अलाउ कर देती है। और ऐसी इंडस्ट्री के अंदर सरकार ये क्लियरली कह देती है कि अगर कोई भी हादसा होगा तो तुम्हें फिर कोई बचा नहीं सकता है, स्ट्रिक्टली तुम्हें लायबल ठहराया जाएगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर रखना चाहिए जब भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात आती है। जब हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात करते हैं तो उसके अंदर मैं एक चीज आपको बता चुकी हूं, देयर इज अ नो फॉल्ट लायबिलिटी। क्या है? नो फॉल्ट लायबिलिटी की हम बात करते हैं। तो जब भी नो फॉल्ट लायबिलिटी अराइज होती है, और ये नो फॉल्ट लायबिलिटी कैसे अराइज हुई? ये अराइज ऐसे होती है कि जब कोई हजार्डस एक्टिविटी हुई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हजार्डस? हजार्डस का मतलब होता है कि सीरियस एक्टिविटी जिससे हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, हेल्थ अफेक्ट हो सकती है, जान को खतरा हो सकता है। तो नो फॉल्ट लायबिलिटी अराइज हो रही है जब कोई डेंजरस हजार्डस एक्टिविटी को आपने इनकॉर्पोरेट किया है, या यू हैव स्टार्टेड इट, और इससे पर्सन की लायबिलिटी अराइज होगी बिना किसी फॉल्ट के। इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल को हम डॉक्ट्रिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पे इवन विदाउट एनी फॉल्ट, यानी कि इवन इफ ही हैज डन
all the precautions, he has taken all the precautions and due care, even then he will be held liable. This is the concept of strict liability, because you have undertaken an hazardous activity. एक hazardous activity को आपने जारी किया, शुरू किया, तो ये strict liability का आपका प्रिंसिपल है। आगे आइए, अब strict liability का दोस्तों कुछ क्राइटेरिया है। There is a criteria जिसके ऊपर strict liability के प्रिंसिपल बेस्ड है। सबसे पहले जो डैमेज कॉज हुआ है, जो भी नुकसान हुआ है, कोई ऐसा हादसा हो गया, मान के चलो कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो कोर्ट ये देखेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ये जो डैमेज कॉज हुआ है, ये किस वजह से हुआ। तो निकल के ये आता है कि ये जो एक्सीडेंट हुआ, ये जो डैमेज कॉज हुआ, ये किसी अल्ट्रा हजार्डस एक्टिविटी या किसी डेंजरस एक्टिविटी से हुआ है। कोर्ट को ये पता चल गया, कोर्ट ने ये ढूंढ निकाला कि जो भी डैमेज कॉज हुआ है, ये किसी अल्ट्रा हजार्डस एक्टिविटी, यानी कि जान को बहुत सख्त खतरा, प्रो लेवल जो हम लोग कहते हैं ना, वही होता है अल्ट्रा हजार्डस। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल या एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल जब भी हम पढ़ते हैं, तो हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। आपने बड़े बड़े बॉयलर लगा ली, वाइजैक में क्या हुआ था, आपने बड़े बड़े बॉयलर लगा लिए, MC मेहता का केस इसी से रिलेटेड है। तो अल्ट्रा हजार्डस या डेंजरस एक्टिविटी अगर आपने जारी करी है और उससे डैमेज हुआ है, उसके अंदर हम जानते हैं कि मेरी ऐसी इंडस्ट्री है, मुझे पता है कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको समझ में आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। उसी तरीके से अगर मेरी इंडस्ट्री, तो मुझे पता है कि इससे कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं। तो उसके अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर अनअवॉइडेबल रिस्क इन्वॉल्व है, ऐसा रिस्क जिसको हम बचा नहीं सकते हैं। अगर चूक हुई तो 10-12 परिवार तो जाएंगे, ये पता है इस इंडस्ट्री को। भले ही हम जितनी केयर करें, अगर एक, भैया देखो, गलतियां तो ऊपर वाले ने हम लोग को इनफैलेबल नहीं भेजा, मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन। तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर अनअवॉइडेबल रिस्क है और नुकसान भारी मात्रा में होगा, ये पता है। और कोई भी काम करते हैं हम लोग, तो हमें पता होता है ना कि खराब गाड़ी अगर लेके निकल रहे हैं, तो हमें पता है कि यार हम किसी को ठोक सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंच सकता है। तो इसी सारी चीजों को, कि ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल अगर गिरेगी तो मेरे पैर की उंगली में चोट लगेगी, ठीक है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज फोर्सिएबिलिटी। मैं देख पा रही हूं कि इससे क्या क्या हो सकता है। जब मुझे पता है कि मेरे एक्ट से कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता, उसी को कहा जाता है फोर्सिएबिलिटी और अनफोर्सिएबिलिटी और अनफोर्सीन सिचुएशंस, कि पता नहीं था ऐसा हो जाएगा, नहीं पता था, दैट इज अनफोर्सिएबिलिटी। पता था ऐसा हो जाएगा, हम गाड़ी लेके निकल रहे हैं, किसी को चोट पहुंच सकती है, गाड़ी खराब है, दैट इज फोर्सिएबिलिटी। लास्ट पॉइंट, कॉम्पनसेशन जो है आपको देना पड़ेगा। भले ही आपने कोई केयरलेसनेस ना करी हो, आपने अपनी पूरी ड्यूटी करी, सारे रूल्स फॉलो किए, सभी चीज़ों को मद्देनजर रख के आपने चीज़ें करी, उसके बाद भी अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो आपकी लायबिलिटी होगी, जो भी डैमेज आपने कॉज करा है उसके लिए। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जो कोर्ट जज करता है, कोर्ट देखता है, कोर्ट चेक करता है जब भी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड केसेस कोर्ट के सामने पेश किए जाते हैं या कोर्ट के सामने आते हैं, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। अब देखिए, ये 4 पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले, एक अबनॉर्मली डेंजरस एक्टिविटी इन्वॉल्व है जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी। अबनॉर्मली डेंजरस एक्टिविटी, हाउ वुड यू एक्सप्लेन दिस पॉइंट? अबनॉर्मली डेंजरस एक्टिविटी का मतलब ये है कि वो एक्ट जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं, मैं कर रहा हूं। नॉर्मली 99.9% लोग ऐसी इंडस्ट्रियां नहीं बनाते हैं जिसमें 70-70 लाख किलो या लीटरों के बॉयलर्स हों। सो दिस इज अबनॉर्मल एक्टिविटी, ये ऐसी इंडस्ट्री है मेरी। हम चाहे जितनी सावधानी बरतें, हम उसका रिस्क अवॉइड नहीं कर सकते, यानी कि अनअवॉइडेबल है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, ये एक ऐसा कारोबार है, ये एक ऐसा बिजनेस है
जो नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। 100 में 10 करते हैं, 100 में 8 करते हैं, 100 में 7 करते हैं। नॉट कॉमनली डन, इनअप्रोप्रिएट होता है। इसलिए इस इंडस्ट्री से मुझे नुकसानात ज़्यादा दिखते हैं, फ़ायदे कम। इस इंडस्ट्री में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो जो नुकसान होगा इसके बेनिफिट उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ये रेशियो होता है जो जज करता है। सो हज़ार्ड्स ज़्यादा हैं, बेनिफिट्स कम हैं। सबसे पहले अब नॉर्मली डेंजरस एक्टिविटी, रीजनेबल ड्यू केयर भी उसके रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकती है, जो यूजुअली कॉमनली नहीं किया जाता है, और उसके हज़ार्ड ज़्यादा हैं दोस्तों और बेनिफिट्स कम हैं। तो ये 4 पॉइंट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केसेस के अंदर काफ़ी सारे केसेस में डैमेजेस दिलाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर अब हम लोग बढ़ेंगे टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो जैसा कि हम टॉर्ट के अंदर जानते हैं, जो लॉ ऑफ टॉर्ट है इसका एवोल्यूशन भारत के अंदर नहीं हुआ, ये इवॉल्व हुआ थ्रू ब्रिटिशर्स। कॉमन लॉ के अंदर ट्रेसपास के मामले बहुत आते थे, पहले ये मामले डील नहीं किए जाते थे। ये सब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स पता है पहले न्यूसेंस के अंदर काउंट होते थे, न्यूसेंस के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को कवर किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे करके विनफील्ड ने भी, जो इंग्लिश ओरिजिन के बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को डिफरेंट तरीके से डील करने की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आता है लैंडमार्क केस ऑफ राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। लैंडमार्क केस ऑफ राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बेसिस को लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर ले डाउन कर देता है, इसकी छाप बन जाती है, स्टैंप लग जाता है। तो नो फॉल्ट लायबिलिटी के अंदर डिफेंडेंट को कैसे लायबल ठहराया जाता है, छोटा सा एग्जांपल हम लोग देखेंगे बाय द वे ऑफ राइलैंड्स वर्सेस फ्लेचर्स केस। What happened here is that there was a mill of the defendant and there was a mine of the plaintiff, that is Fletcher। ठीक है, मिल फैक्ट्री टाइप की थी और माइन जहाँ पे खुदाई खदानें होती हैं वो होती है। डिफेंडेंट साहब ने क्या किया, कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स से कुछ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की हेल्प ली, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की, और इनसे कहा कि भाई हमारे लिए एक आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर बना दो। आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर जानते हो, पानी सेव करने के लिए एक बड़ा सा आर्टिफिशियली पानी रखने के लिए रिजर्वॉयर टाइप का बनाने के लिए, स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब ये जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये जब बना रहे थे, जब बिल्ड कर रहे थे इस रिजर्वॉयर को, तो इसके अंदर इन्होंने ढूंढा, मतलब इन्होंने देखा कि कुछ अनयूज्ड शाफ्ट हैं। शाफ्ट क्या है, जब आप खुदाई करते हो तो कुछ एरियाज में आपने मान के चलिए कुछ प्लेसेस हैं, कुछ गड्ढे हैं, कुछ सुरंग टाइप की है। ठीक है, उसको आपने बंद नहीं किया और आपने रिजर्वॉयर बना दिया। ठीक, उसको आपने बंद नहीं किया, ऐसा नहीं कि आप उसको ढक देते या उसको लकड़ी से पैक कर देते, कुछ ऐसा करते कि पानी का फ्लो उस तक नहीं पहुंचता। उसी एरिया में बेटा ये रिजर्वॉयर बनाया गया था, कुछ उसी के एरिया में, उसी के ऊपर। अब क्या हुआ बेटा, ये जो आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर बनाया गया ना, इसका पानी जाता है श्यू श्यू और फिर फ्लो हो जाता है यहाँ पे जाके पूरा प्लेंटिफ की माइन में। तो ये जो पूरा इवेंट होता है ना, ये पूरा जो एक्सीडेंट होता है, मेन सवाल यहाँ पे ये सराउंड कर रहा था इस पर्टिकुलर केस के अंदर कि लायबिलिटी किस पर्सन की है। क्या इस पर्सन की जिसने कॉन्ट्रैक्ट लिया था और आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर बनाया था, या यहाँ पे जो मिल के ओनर थे डिफेंडेंट राइलैंड्स, उनकी लायबिलिटी है, या यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे डैमेजेस पे करेंगे, क्या होगा, क्या ये इशू था। तो यहाँ पे एक तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर कर दिया गया कि भाई इनको एक छोटे से काम के लिए बुलाया गया था, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी, ये कोई सर्वेंट तो है नहीं कि इनको सैलरी वैलरी मिलती है, ऐसा तो है नहीं। तो ये बात हो गई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की। जहाँ पे बात करें हम राइलैंड्स की लायबिलिटी के लिए कोर्ट ने कहा यस,
yes, Rylands will be held liable. इसको लायबल ठहराया गया, क्यों बेटा? मतलब ये कहा गया कि अब ये भरपाई करेगा डैमेजेस की, इसीलिए क्योंकि वो तीनों एसेंशियल्स यहाँ पे फुलफिल हो रहे थे। कौन से तीनों एसेंशियल्स? ये तीनों एसेंशियल्स, ये 3 एसेंशियल्स हैं जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर देखे जाते हैं बेटा, और इसके बिना आप स्ट्रिक्टली लायबल किसी को भी ठहरा नहीं सकते हैं। सबसे पहले डेंजरस चीज आप अपनी लैंड पे लेके आए हो, यहाँ पे जो क्वांटिटी ऑफ वाटर थी ना, इस केस के अंदर रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर के केस में जो रेजर्वॉयर आपने बनाया है, वो जो क्वांटिटी इतनी भारी मात्रा में आपने रेजर्वॉयर के अंदर स्टोर करा है, ये अपने में ही डेंजरस है और ये डेंजरस चीज मानी जाएगी आप लेके आए हो इन दी लैंड। दूसरी चीज, आप ये बताओ, ये देखा गया कि अगर सर्वे किया जाए और अगर 1000 लोग हैं, अगर 1000 पर्सन्स हैं, तो उसमें से 20 लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो अपने लैंड पे रेजर्वॉयर बनवाएं। तो आपने अपने लैंड का क्या किया? नॉन नेचुरल यूज किया। आप अपने लैंड में, अपने गार्डन में पेड़ बनवाओ, आप कुछ भी करो, लेकिन आप अगर ऐसा रेजर्वॉयर ही बनवा ले रहे हो तो ये माना जाएगा कि आपने अपने लैंड का नॉन नेचुरल यूज किया है। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि उस चीज का एस्केप हो जाना, जैसे कि इस केस में अनयूज्ड शाफ्ट्स के माध्यम से बेटा जो वाटर का ओवरफ्लो हुआ, ये माना जाता है कि ये एस्केप के अंदर माना जाएगा कि पानी एस्केप हुआ और उसने प्लेंटिफ की मिल को बर्बाद किया, माइन को बर्बाद किया। हेंस यहाँ पे स्ट्रिक्टली लायबल ठहराया जाएगा किसको? रायलैंड्स को, जो कि था डिफेंडेंट। ठीक है, तो ये 3 एसेंशियल्स हैं, हर केस में इसको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर हमने क्या देखा? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर हमने देखा नो फॉल्ट प्रिंसिपल। बेटा इसी नो फॉल्ट प्रिंसिपल पे आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बेस्ड है और इसी नो फॉल्ट प्रिंसिपल पे आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी बेस्ड है। एक चीज याद रखना, एब्सोल्यूट लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर है, ये इंग्लिश कॉन्सेप्ट नहीं है और ये MC मेहता के केस से इवॉल्व हुआ था। इंडिया में भोपाल गैस ट्रेजेडी हम सब जानते हैं, बहुत ही दुखद हादसा रहा इंडिया में, और इसी से इवॉल्व होता है द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर क्या होता है बेटा? एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले कि कोई भी एंटरप्राइज है, कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है, कोई भी बेटा फैक्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री यूनिट, कोई भी फैक्ट्री, कोई भी एंटरप्राइज जो किसी हजार्डस एक्टिविटी के अंदर अगर इन्वॉल्व है, तो ऐसे केसेस के अंदर चाहे एस्केप हो चाहे एस्केप ना हो, किस चीज का एस्केप? चाहे वो वाटर हो, जैसे रायलैंड्स के केस में क्या हुआ? वाटर एस्केप हुआ, चाहे गैस हो, चाहे केमिकल्स हो, चाहे फ्यूम्स हो, चाहे एस्केप हो चाहे एस्केप ना हो, आपको एब्सोल्युटली लायबल ठहराया जाएगा। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी जो इंडस्ट्री है ना, आपकी इंडस्ट्री खुद ही इतनी इनहेरेंटली डेंजरस है कि आपके जो भी वर्कर्स हैं उनको भी तो कुछ नुकसान हो सकता है। अगर कोई एक्सीडेंट हो तो एस्केप नहीं भी हुआ है और अगर किसी भी वर्कर को नुकसान होता है तो भी आप एब्सोल्युटली लायबल होगे। ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंदर का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आपको याद ये रखनी है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स को देखा जाए, अगर 80% है तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी 120% है। अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी 50% है तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी 100% है।
अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी 40% है तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी 80% है। मतलब एब्सोल्यूट लायबिलिटी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से एक स्टेप अहेड है। और वो कैसे है? आपको याद होगा बेटा, मैंने आप लोगों को डिफेंसेस कराए हैं, जनरल डिफेंसेस मैंने आप लोगों को कराए हैं। जब हम जनरल डिफेंसेस की बात करते हैं तो डिफरेंस देखिएगा स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट में क्या है। जब भी हम जनरल डिफेंसेस की बात करते हैं तो ये जनरल डिफेंसेस, ये जो जनरल डिफेंसेस हैं ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमारे पास होते हैं, अवेलेबल होते हैं। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करते हैं तो ये जनरल डिफेंसेस नहीं अवेलेबल होते हैं। किसके पास? यहाँ पे बात हो रही है बेटा डिफेंडेंट की, यहाँ पे बात हो रही है डिफेंडेंट की। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के मामलों में डिफेंडेंट के पास ये ऑप्शंस होते हैं, ये डिफेंसेस होते हैं कि वो कोर्ट से कह सकता है कि माय लॉर्ड ये मैंने नहीं किया, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। वो कह सकता है माय लॉर्ड मैंने नहीं किया, ये तो प्लेंटिफ की गलती है, माय लॉर्ड मैंने नहीं किया, मुझे तो कंसेंट दिया था प्लेंटिफ ने ये काम करने के लिए। लेकिन एब्सोल्यूट लायबिलिटी के मामले में ना तो एक्ट ऑफ गॉड बोल सकता है, ना तो कोई डिफेंस ले सकता है, डिफेंडेंट के पास कोई डिफेंस नहीं होता है। और यही मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस आप समझ लो। तब मैं क्यों बोल रही थी आपसे परसेंटेज वाली बात। अगर उसका लेवल यहाँ पे है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि कोई डिफेंसेस ही नहीं है, गए तो गए, फिर आर या पार वाला मामला है जब हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करते हैं। और नाम ही सजेस्ट करता है, as name suggests the wrongdoer shall be held absolutely liable without any defense, बिना किसी डिफेंस के। ये है आपके एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको भी देख लीजिए। सबसे पहले जो मैं बता रही थी आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, यानी कि ये एक्सेप्शंस जो है ये डिफेंडेंट जो है क्लेम कर सकता है जब उसके अगेंस्ट कोई भी सूट फाइल किया जाता है, कोई भी केस फाइल किया जाता है। तो यहाँ पे डिफेंडेंट जो है कह सकता है कि माय लॉर्ड ये मेरी गलती नहीं है, ये प्लेंटिफ की खुद की फॉल्ट है, ये प्लेंटिफ की डिफॉल्ट की वजह से ये एक्ट हुआ है, प्लेंटिफ ने ही ये पानी मेरे रिजर्वायर में डाला, ये मेरी गलती नहीं है। तो आपको कोर्ट में ये बताना पड़ेगा, प्रूव करना पड़ेगा आप एक्सेप्शंस में कैसे आ रहे हो। डिफेंडेंट ये बताएगा कि माय लॉर्ड मैं एक्सेप्शंस में ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है। या तो फिर डिफेंडेंट बोलेगा माय लॉर्ड ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, मैं क्या कर सकता हूँ, 20 साल में इतनी बारिश नहीं हुई, इतनी बारिश हो गई कि उनका पुल गिर गया, उनका ब्रिज गिर गया, टूट गया, बर्बाद हो गया, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। यहाँ पे माय लॉर्ड मैंने कुछ नहीं किया, स्ट्रेंजर ने आके किया है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो फंस गया। मान के चलो ये केस था एक कि वॉश बेसिन जो था डिफेंडेंट का था, उसके अंदर पानी खोल के स्ट्रेंजर चला जाता है, प्लेंटिफ के सारे गुड्स बर्बाद हो जाते हैं। तो जब ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर इसको पूछा गया क्यों, तो यहाँ पे डिफेंस लिया कि भाई ये स्ट्रेंजर का एक्ट था, मेरा एक्ट नहीं था। उसके बाद प्लेंटिफ के कंसेंट से मान के चलिए कोई एक्ट आपने किया है कि मान के चलिए आपने अपने लैंड पे कोई ऐसा मशीन रख ली है जिसमें प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों का कंसेंट है, कुछ हादसा होता है, डिफेंडेंट के ऊपर सारी बात आ जाती है, तो डिफेंडेंट बोलेगा ना कि माय लॉर्ड यहाँ पे तो प्लेंटिफ का भी कंसेंट था, मैंने क्या किया, ये चीज़ आती है। और लास्ट में कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, मतलब लॉ ने यहाँ पे आपको लीगलाइज किया है, अथॉरिटी दी है कि आप ये एक्ट कर सकते हैं। ये सारे एक्सेप्शंस हैं, डिफेंसेस हैं जो डिफेंडेंट ले सकता है अगर उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सूट फाइल होता है या केस फाइल होता है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। लास्ट में स्टूडेंट्स आपके लिए केस है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। मैं देख रही हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है प्रीवियस लेक्चर्स में आपने उन्हें बेटा जवाब दिया, इसी तरीके से आप भी प्रैक्टिस करते रहो। इस क्वेश्चन को आप देख लो, पॉज करके आप इसको रीड कर लीजिए अच्छे से,
और इसमें जो भी सही ऑप्शन है उसको चूज करिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है करेक्ट आंसर क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। लास्टली, तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा। बेटा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर क्या निकल के आया? सबसे पहले निकल के आया कि ये एक नो फॉल्ट लायबिलिटी है। इसके अंदर जो लैंडमार्क केस है वो है रायलेंड्स वर्सेस फ्लेचर का, और इंडिया में ये कॉन्सेप्ट किस नाम से है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी के नाम से है। और ये आपका काम है कि आप इसको कमेंट सेक्शन बताएं कि कौन से केस के अंदर इस कॉन्सेप्ट का इवोल्यूशन हुआ था। ठीक है, 3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले, डेंजरस चीज़ आप अपने लैंड पे लेके आए हो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर। दूसरी चीज़, आप अपने लैंड का नॉन नेचुरल यूज़ कर रहे हो। और तीसरी चीज़, उस चीज़ का एस्केप हो गया, चाहे वो पानी हो जैसा रायलेंड्स के केस में हुआ, चाहे वो कोई भी केमिकल हो, कोई भी गैस हो, कोई भी फ्यूम्स हो, बिजली हो, कुछ भी हो सकता है, उससे किसी पर्सन को डैमेज कॉज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करनी है, प्रिपेयर करनी है और रिवाइज करनी है ज़्यादा, ताकि आप मेक श्योर करें कि आपका सिलेक्शन हो और आपका टॉपर्स में नाम हो। ज़रूर शेयर करिएगा अपनी डिटेल्स। बच्चे लोग, वी आर ऑलवेज फॉर यू, आपको गाइड करने के लिए। कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी अगर आप फंस रहे हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, किसी पर्टिकुलर वीडियो से रिलेटेड। सो वी आर हियर टू एड्रेस इट। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। एंड आई होप कि आपने हमारी बुक को ज़रूर देखा होगा जो इतनी बढ़िया बुक आई है, और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए हैं। टॉट हो, आपका लीगल हो, लॉजिकल हो, सारे क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट क्यूरेटेड है उसके अंदर, ज़रूर देखिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई वुड हियर टेक अ लीव। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, टॉपिक को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।